हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, अनपोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है और मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन क्या होते हैं। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें डिस्कस करेंगे मेलस लॉ क्या होता है, पोलराइड्स कैसे बनाए जा सकते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं। साथ में देखेंगे मेन का एक टॉपिक है जो कि है डॉपलर इफेक्ट। साउंड के लिए पढ़ा होगा, यहाँ पर हम लाइट के लिए भी उसे पढ़ेंगे और साथ में इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आओ डिस्कस करते हैं सबसे पहले मेलस लॉ क्या होता है। तो याद होगा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। जिधर भी लाइट वेव प्रोपेगेट करती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनके वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं। हर एक डायरेक्शन की वाइब्रेशन को हटा करके किसी एक ही डायरेक्शन की वाइब्रेशन को रखना पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है। उसी के लिए यहां पर मेलस लॉ वैलिड है। कैसे काम करता है वो देखते हैं। ये कुछ इस तरह से काम करता है। मान लीजिए कि यहां पर कोई लाइट सोर्स है। अगर ये कोई लाइट सोर्स होगा तो इससे इसके जो वाइब्रेशंस होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आएंगे और डिफरेंट डायरेक्शन में आएंगे तो कैसी लाइट होगी, अनपोलराइज्ड लाइट होगी। ये तो ये क्या है, यूपीपीएल। तो ये लिख सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, सोर्स है ये, यहां से लाइट चल रही है। यहां पर हमने कुछ ऐसे यहां पर इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं जिनसे क्या हो, लाइट पोलराइज हो रही है। तो मान लेते हैं उसके एक्सिस इस तरह से दिए गए हैं। ये ट्रांसमिशन एक्सिस है इसका। ये इसके पैरेलल वाले वाइब्रेशंस को अपने अंदर से जाने दे रहा है। बेसिकली ये वह पोलरॉइड्स हैं जिनके बारे में बात की थी हम लोगों ने। अभी इनको बनाना भी सीखेंगे, लेकिन अभी मेलस लॉ कैसे काम करता है, इंटेंसिटी कैसे वेरी करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं पहले। तो ये मान लेते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस है इनकी। ये इस तरह से ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये होगी ट्रांसमिशन एक्सिस। अब यहां देखना, इस वाले में जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो इस तरह की है, इस वाले में ट्रांसमिशन एक्सिस कुछ इस तरह की है। ये है ट्रांसमिशन एक्सिस, ये ट्रांसमिशन एक्सिस। यहां पर हमने दो पोलराइड यूज किए हैं, इसको हम पोलराइड बोलेंगे, पोलराइड बोलेंगे। और ये होगा, या पोलराइजर बोल सकते हो, और ये भी पोलराइड है, पोलराइड है। ये लाइट को पोलराइड करेगा तो इसे हम बोलेंगे पोलराइजर, पोलराइजर। और ये डिटेक्ट करेगा तो इसको हम बोलने वाले हैं एनालाइजर, एनालाइजर। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहां पर जो वाइब्रेशन पास कर रहे हैं, ये वाले वाइब्रेशन, ये इन्हीं वाइब्रेशंस को अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को जाने देगा। तो इन वाइब्रेशंस को ये अपने आर पार जाने दे रहा है, ये इन वाइब्रेशंस को अपने आर पार जाने दे रहा है, इन वाइब्रेशंस को ये अपने आर पार जाने दे रहा है कुछ इस तरह से। तो यहां पर जो लाइट मिल रही है वो कैसी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। शॉर्टकट में देखा था कैसे लिखते हैं। अब अगर इसकी भी ट्रांसमिशन एक्सिस सेम ऐसे ही है तो ये वाइब्रेशन सीधे निकल जाएंगे, सीधे वाइब्रेशन से ये निकल जाएंगे कुछ इस तरह से। ऐसा ही तो होगा, सेम इसी तरह से वाइब्रेशंस निकल जाएंगे आगे की तरफ। और यहां पर भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलने वाली है हमें। ये तो ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन क्या होगा जब इस पोलराइड और इस पोलराइड की जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पर हो, तो यहां पर जो बाहर लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है तो, अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है तो बाहर जो निकलेगी लाइट, इमर्जेंट लाइट होगी, उसकी इंटेंसिटी कैसे लिखी जा सकती है, वो मेलस लॉ बताता है। कैसे, मान लीजिए कि इसके सामने यहीं पर आगे बढ़ा लेते हैं, यहीं पर एक पोलराइड कुछ इस तरह से रखा गया है। वैसे अगला स्टेप होगा लेकिन इसी में हम बना लेते हैं। एक पोलराइड इस तरह से रख दिया जाए, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से रख दिया जाए। और ये है इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस,
ऐसे बना लो अलग से, इससे बना लो, ठीक है, ये बना दिया। अब देखना ध्यान से, यहां पर जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये वाले वाइब्रेशंस अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसकी एक्सेस को हमने क्या किया, मान लीजिए थीटा एंगल घुमा दिया, ये है इसकी एक्सेस, ये है आपकी ट्रांसमिशन एक्सेस, ट्रांसमिशन एक्सेस, ट्रांसमिशन एक्सेस। जिनके वाइब्रेशंस को ये जाने देगा। तो अगर ये ट्रांसमिशन एक्सेस है तो उधर कितनी लाइट पहुंचेगी ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें ये लाइन मान लो ड्रॉ करनी पड़ जाए, ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ जाए ऐसे, परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो इस परपेंडिकुलर लाइन, ये वाइब्रेशन आएंगे इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे, ये पोलराइड मान लेते हैं थीटा एंगल पर घूम गई कुछ इस तरह से। तो अगर हम ये कह दें कि यहां पर इसका एम्पलीट्यूड ई नॉट है, तो इधर वाला एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो ये इधर ई नॉट है, तो इधर कितना आ जाएगा, ई नॉट कॉस थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये इन वाइब्रेशंस को अपने आर पार जाने देगा। हमने देखा था कि जितने भी ऑप्टिकल फेनोमेनन होते हैं, जितने भी ऑप्टिकल फेनोमेनन होते हैं, उन सब में हम ई को ज्यादा जिक्र करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो ह्यूमन आई होती है वो सेंसिटिव ही ई के लिए होती है। ठीक है, तो यहां पर इसे थीटा एंगल मान लो रोटेट किया, मतलब यहां पर ई कॉस थीटा कंपोनेंट जाएगा इस ई का ट्रांसमिशन एक्सेस के अलोंग, और यही पास करेगा। तो यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यहां की इंटेंसिटी, सपोज हम आई नॉट लिख लेते हैं, वैसे इसकी इंटेंसिटी यहां पर आई एस मान लो है, आई एस है इसकी इंटेंसिटी। ठीक है, आई एस है, और इसकी इंटेंसिटी जो बाहर निकल रही वो आई नॉट है। तो आई नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देख के बताओ। आई नॉट इज इक्वल टू में के, यहां पर लिख सकते हैं ई नॉट का स्क्वायर, सिंपल ऐसा लिख सकते हैं। और यहां पर जो इंटेंसिटी बाहर निकलेगी, वैसे यहां पर जो इंटेंसिटी बाहर निकलेगी, यहां पर इंटेंसिटी जो बाहर निकलने वाली है, इस इंटेंसिटी की वैल्यू अगर पूछी जाती क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे आई मान लेते हैं इंटेंसिटी है, तो आई इज इक्वल टू लिखोगे के, और यहां पर लिखोगे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, ई नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, के हो गया कांस्टेंट। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू में के टाइम्स ई नॉट का स्क्वायर, एक मिनट, के टाइम्स ई नॉट का स्क्वायर, एक मिनट ऐसे लिखो, ई नॉट का स्क्वायर इनटू में क्या लिख सकते हैं इधर, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये के ई नॉट क्या है स्क्वायर में, तो वो आई नॉट के बराबर, तो यहां पर लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट, और यहां पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसा आ जाएगा। लेकिन ये तो तब हुआ जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइड के ऊपर जाकर के गिरती है, लेकिन क्या अनपोलराइज्ड गिरेगी तो ये फार्मूला वैलिड है? तो उसमें क्या होगा, अनपोलराइज्ड लाइट जो गिरेगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को जाने दे रही। इसका मतलब यहाँ की इंटेंसिटी, अगर इसे देखा जाए तो देखा था हम लोगों ने कि जितने भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं इनको दो डायरेक्शन में ले सकते हैं, दो डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन की वाइब्रेशन ये आर पार जा पा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ की इंटेंसिटी आधी हो रही। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मान लीजिए ये आई एस है और इसको लिख देते हैं आई ई, सपोज थोड़ी देर के लिए, यहां पर ये आई ई है, या आई नॉट है, आई नॉट है, ऐसे आई नॉट है, क्योंकि आई नॉट यहां, आई नॉट यहां, ट्रांसमिशन एक्सेस है आर पार सीधे चली जाएगी। तो ये आई नॉट लिखा गया है, ये आई एस लिखा गया है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो आई नॉट की वैल्यू अगर लिखोगे तो बोलोगे आई सोर्स, और यहां पर लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखो जितने भी वाइब्रेशंस होंगे उन सबके कंपोनेंट इसके अलोंग आएंगे, सबका हमें एवरेज लेना पड़ेगा। तो आई नॉट का अगर हम एवरेज लेते हैं तो वो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आई एस, और कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितनी होती है, तो वो हाफ होती है। तो यहां से इंटेंसिटी बन जाएगी सोर्स की इंटेंसिटी अपॉन हाफ। ठीक है,
इस तरह से निकाल सकते हैं। बाकी अगर प्लेन पोलराइज लाइट किसी पोलराइजर के ऊपर जाती है तो उसको I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। थीटा होता है ट्रांसमिशन एक्सिस और यहां पर जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनके बीच का एंगल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन और ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा लिखा जाता है। आई नॉट आने वाली इंटेंसिटी है, आई जो है वो इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी होने वाली। तो इस तरह से मेलस लॉ को हम डिफाइन करते हैं। मतलब बेसिक क्या है वो कुछ इस तरह से देखा जा सकता है। अगर मान लो इसको 90 डिग्री पर घुमा दिया जाए तो जैसे इसको 90 डिग्री पर घुमाओगे ये वाइब्रेशंस जाएंगे तो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे और लाइट वहां पर जो निकल के जाएगी वो जीरो होगी। वहां से भी पता लग रहा है कि थीटा की वैल्यू अगर जीरो कर दी जाए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन अप एंड डाउन में हो रहे हैं, ट्रांसमिशन एक्सिस इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन जा रही है, इन दैट केस थीटा विल बी 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू अगर 90 रखोगे cos 90 जीरो होगा, आई जो निकलेगा इमर्जेंट वो जीरो होगा, दूसरी तरफ हमें कोई लाइट नहीं दिखाई देगी। ठीक, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं मेलस लॉ को। मेलस लॉ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, आओ उनको देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हमने देखा मेलस लॉ का स्टेटमेंट कि I इज इक्वल टू निकल के आया है, या ऐसे लिख लो, इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट I इज इक्वल टू में आई नॉट कॉज स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा जाता है, या ऐसे लिख लो, डिब्बे में लिख लो, इसे फार्मूला है। क्या होता है? I इज इक्वल टू में आई नॉट कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसमें हमने बोला पहला पॉइंट कि कॉज स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है वो लिखी जाती है हाफ। इसका मतलब फॉर अनपोलराइज्ड अनपोलराइज्ड लाइट अगर है तो उस केस में जो I निकल के आएगा वो आई नॉट बाई 2 होगा, हर एक बार में ऐसा होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर ये कोई पोलराइजर है, यहां पर इस तरह से वाइब्रेशंस हो रहे हैं, सपोज ये ऐसे, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस किधर है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर जो इंटेंसिटी निकल के आएगी आई, वो हो जाएगी आई नॉट बाई 2। इसे एज इट इज याद रखना है। इस पहले पॉइंट का मतलब ये हुआ। अब यहां पर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कब पास होगी ये देख लेते हैं। तो अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी को पास करवाना होगा तो ऐसे बनेगा, I इज इक्वल टू में आई नॉट कॉज स्क्वायर थीटा। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी पास कब करेगी? I की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर हो सकती है? आई नॉट के, व्हेन कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 आ जाए। और कॉज थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा इज इक्वल टू में 0 डिग्री हो और थीटा इज इक्वल टू में 180 डिग्री हो, क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, आई नॉट इंटेंसिटी रहेगी दोनों साइड। इसका मतलब यह है कि यहां पर हम बाय द हेल्प ऑफ मेलस लॉ वी कैन डिटेक्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर लाइट पोलराइज है या नहीं है इसको हम डिटेक्ट करना चाहते तो मेलस लॉ से डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर फॉर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, for plane polarized light, I emergent will be maximum at theta is equal to 0 and theta is equal to 180 डिग्री। इतना याद रखना है, ठीक है। मतलब कि अगर हमें डिटेक्ट करना होगा लाइट को कि ये पोलराइज है या नहीं है,
प्लेन पोलराइज्ड लाइट है या नहीं है, इस तरह का कुछ बोलना हो तो यहां से हम मेलस लॉ लगाएंगे। क्या करो, उसके सामने पोलराइड रखो और उसको एक चक्कर पूरा घुमा दो, तो कंप्लीट साइकिल के अंदर 2 बार अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं, बाकी केस में 0 हो जाए तो उसमें हम ये बोलेंगे कि यहां प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। तो मेलस लॉ कैसे काम करता है, उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आई होंगी। मेलस लॉ से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक, अब इसके बाद यहां पर है क्वेश्चन 1 दिया गया है, इससे समझाते हैं क्या होता है। बोल रहे हैं कि 2 पोलराइड्स आर क्रॉस्ड टू ईच अदर। क्रॉस टू ईच अदर का मतलब क्या होता है, इसे पहले समझो। मान लो हमारे पास ये कोई एक्सिस दे रखी है, ऐसे यहां पर एक पोलराइड है और दूसरा पोलराइड यहां है, ये इस तरह का। इस वाले में जो ट्रांसमिशन एक्सिस है, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, इस वाले में जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो कुछ इस तरह की है, ट्रांसमिशन एक्सिस है वो कुछ इस तरह की है, और सामने वाले में कह रहे हैं क्रॉस्ड हैं, इसका मतलब इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस कुछ इस तरह की है। ठीक है, ऐसी ट्रांसमिशन एक्सिस। तो अब हमें यह देख के बताओ कि अगर मान लो इधर कोई सोर्स है जो अनपोलराइज्ड लाइट दे रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट दे रहा है, जिसकी इंटेंसिटी हम I0 ले लेते हैं सपोज, तो ये तो पता चल गया होगा ना कि इस पोलराइड से जब ये पास करेगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से जब ये पास करेगा ये ऐसा, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I0/2 हो जाएगी। सिंपल है, सिंपल। अब बोल क्या रहे हैं कि इफ वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट विल पास थ्रू द सिस्टम। कह रहे हैं कि इनमें से किसी एक को 60 डिग्री घुमा दिया जाए। तो ऐसे समझ लो, मान लेते हैं कि इधर जो इंटेंसिटी आ रही है, इसमें वाइब्रेशंस देखो इस तरह से, ध्यान से देखना, वाइब्रेशंस इस तरह से हैं और एक्सेस इस तरह से बनी हुई है। वाइब्रेशंस अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ट्रांसमिशन एक्सेस इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन आ रही है। कह रहे हैं इसको घुमा दिया जाए 60 डिग्री। तो देखना, अगर हम इसको 60 डिग्री घुमा देते हैं, कुछ ऐसे मान लो, ऐसे, यहां पर ये वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशन है और ये है इनकी ट्रांसमिशन एक्सेस कुछ इस तरह से। और अगर हम इसको घुमा देते हैं, कितने से घुमा रहे हैं, तो इसको घुमा रहे हैं 60 डिग्री से। तो अगर हम इसको 60 डिग्री घुमा देंगे कुछ इस तरह से, तो हमें ये बताओ, इसको 60 डिग्री घुमाया गया होगा इधर से, यहां से जो सीधा एंगल बनेगा 60 बनेगा, लेकिन हम वो एंगल तो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो एंगल यहां से देखो बनेगा, जो थीटा हम लेते हैं वो थीटा यहां से बनेगा ये। तो अगर 60 घुमाया है तो इधर कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो ये बोल सकते हैं कि 60 डिग्री घुमाने से, मान लीजिए कि कुछ ऐसा पोलराइजर है हमारे पास, वो यहां पर पहुंचा, इसको घुमा दिया गया, तो इसकी एक्सेस इस तरफ घूम गई, ये इसकी एक्सेस घूम गई कुछ ऐसा, ऐसे इस तरह से घूम गई। ठीक है, और यहां पर जो ये अब बीच में है, इसका अगला स्टेप यहीं से शुरू हो रहा है। ये मान लेते हैं इसे ऐसे घुमा दिया गया। तो अगर ये है ट्रांसमिशन एक्सेस, ये ट्रांसमिशन एक्सेस है इसकी, तो अगर ये 60 से घूमी है तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो बताएंगे 30 डिग्री होगा। और अगर ये एंगल 30 डिग्री हुआ तो इंटेंसिटी जो बाहर निकलेगी उसकी वैल्यू बता दो। तो मान लेते हैं I बाहर निकल रही, तो I इज इक्वल टू में I0 की वैल्यू I/2 पहले हो गई, क्योंकि इसने आधी कर दी इंटेंसिटी, उसके बाद इससे पास कर रही, यहां पर हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू में I0 डिवाइडेड बाई में 2, cos स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2, तो बन जाएगा 3/4 इज इक्वल टू में बनेगा 3I0 डिवाइडेड बाई में 8। पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट विल पास थ्रू द सिस्टम। उस इंटेंसिटी की कितनी परसेंट इधर पास कर गई, तो कैसे निकालोगे, परसेंटेज चेंज इंटेंसिटी में निकालना होगा। तो निकालेंगे I0, I पास कर गई है और डिवाइडेड बाई में कितनी थी, I0 थी, तो I की वैल्यू कितनी, 3I0/8, और यहां पर I0 है, तो ये बन जाएगा 3/8। ठीक, तो ये इतना बन गया। हमें इसका परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई भी करा लो,
तो आई नॉट मतलब आई का परसेंटेज वैल्यू मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई में, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 25, ये बनेगा 12.5, तो 3 और यहाँ पर बन जाएगा 12.5 और 3 5 15 और 12 3 36 1 37, इतने परसेंट इंटेंसिटी जो होगी इससे पास कर जाएगी। तो हम इस तरह से बता सकते हैं। यहां से लाइट गई आई नॉट बाई 2 हो गई, इसको घुमा दिया गया 60, तो यहां से एंगल बन गया 30 एंगल बन गया। सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल हमेशा ट्रांसमिशन एक्सिस और यहां पर वाइब्रेशंस के बीच का एंगल लिया जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आगे है पोलराइड्स क्या होते हैं। जैसे अभी यहां पर देखो पोलराइड का यूज किया, यहां पर देखो हम लोगों ने पोलराइड का यूज किया। ये पोलराइड आखिर बनाए कैसे जाते हैं, तो उसके लिए कुछ थ्योरी लिखी है, एक बार उसे पढ़ लो, बोर्ड में थ्योरी काम आएगी। When a piece of quinine isosulfates made in nitrocellulose is squeezed out through a fine slit, the needle-shaped crystals of quinine isosulfate align themselves parallel। ये पूरी थ्योरी लिखी, इसको हम बताते हैं क्या है। सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे मान लो ये हमारे पास नाइट्रोसेलुलोज का एक पेपर है, ठीक है। इसके ऊपर क्या किया जाता है, यहां पर कुनाइन आइडोसल्फेट के क्रिस्टल बिखेर दिए जाते हैं। फिर से रिपीट करते हैं क्या होता है पोलराइड। सबसे पहले एक नाइट्रोसेलुलोज की चादर ले ली, उसके ऊपर क्या करते हैं, कुनाइन ऑफ आइडोसल्फेट या फिर कुनाइन आइडोसल्फेट के क्रिस्टल्स को बिखेर दिया जाता है इसके ऊपर। क्रिस्टल को बिखेरने के टाइम इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनकी ट्रांसमिशन एक्सेस एक ही डायरेक्शन में रहे। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज की चादर ली जाती है, इसके ऊपर कुनाइन आइडोसल्फेट के क्रिस्टल को बिखेर दिया जाता है जिनकी ट्रांसमिशन एक्सेस एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है, जिसको हम पोलराइड की ट्रांसमिशन एक्सेस बोलते हैं। अब आगे आओ देखो, ये जो क्रिस्टल होते हैं हाईली डाइक्रोटिक होते हैं। डाइक्रोटिक का मतलब तो समझ गए होंगे ना, दो रिफ्रैक्टेड रेज बनाते हैं और दोनों रिफ्रैक्टेड रेज में से एक रिफ्रैक्टेड रेज को कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेते हैं, एक को अपने बाहर से जाने देते हैं। इसीलिए पोलराइज की जो ट्रांसमिशन एक्सिस होती है उसके अलोंग वाले कंपोनेंट तो आर पार चले जाते हैं और उसके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, थिन पोलराइजिंग शीट सो ऑब्टेन्ड इज इनक्लोज्ड बिटवीन टू थिन ग्लास प्लेट्स। और ये जो बनती है ना, इसको क्या किया जाता है, नाइट्रोसेलुलोज की चादर रहती है ना, तो उसको सपोर्ट देने के लिए दो प्लेट ली जाती हैं, पतली प्लेट्स ली जाती हैं, किसकी, वो ग्लास की होती हैं, उसके बीच में उसे दबा दिया जाता है, बन गया पोलराइड, ठीक है। ए पोलराइड ट्रांसमिट ओनली दोज वाइब्रेशंस व्हिच आर पैरेलल टू द पोलराइड्स एक्सेस। बताया वही कि अपने पोलराइड जो भी एक्सेस होगी उसके अलोंग जो कंपोनेंट होंगे उनको पास करने देते हैं, बाकियों को रोक लेते हैं। मतलब एक बार फिर से आओ बना देते हैं जिससे चीजें कंफर्म हो जाएं। फिर से मान लीजिए कि कुछ ऐसी कोई पोलराइड है, ये कोई ऐसी पोलराइड है, इस पोलराइड में पोलराइड बन गई, कैसे बनती वो बता दिया, ये बनी बनाई पोलराइड है। इसको हम इस तरह से इसमें ट्रांसमिशन एक्सेस बना रहे हैं, देखना ध्यान से, ये ट्रांसमिशन एक्सेस है। जो भी इसमें कुनाइन आइडोसल्फेट के क्रिस्टल्स हैं उन सब की एक्सेस एक ही डायरेक्शन में है। चलो बन गया जैसा भी, ये है इधर से, ये यहां पर बन गया, ठीक है। ठीक है, ये बन गए मान लो, ठीक, ये पोलराइड बन गया। देखने के लिए 3D व्यू थोड़ा दे देते हैं, ऐसा मान लो है पोलराइड। इधर एक हमारे पास है सोर्स जो कंप्लीटली अनपोलराइज्ड लाइट दे रहा है, नेचुरल लाइट दे रहा है, ऐसा बोल लो। यहां पर है अनपोलराइज्ड लाइट और नेचुरल लाइट जो कि अनपोलराइज्ड होती है, ठीक। अब ये है इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस, ये क्या है, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है।
ये ट्रांसमिशन एक्सिस है। इसके अलावा जो भी वाइब्रेशन होंगे, तो पता था हम लोगों को इसके वाइब्रेशंस को दो कंपोनेंट में बांट लेते हैं। एक तो होंगे इधर साइड के वाइब्रेशन जो कि इस तरह से होंगे, और एक वाइब्रेशन होंगे जो इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन होंगे। उनमें से इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन वालों को ये अब्सॉर्ब कर लेता है और अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को अपने अंदर से जाने देगा, कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से जाने देता है। ठीक है, ये होती प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल होती है। ठीक है, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, अभी मेलस लॉ में देखा भी था। तो पोलराइड इस तरह से बनाए जाते हैं। अगर आप बोर्ड में भी हैं तो भी इतनी सफिशिएंट जानकारी है, बना सकते हैं इसे। पोलराइड का यूज हम कर रहे हैं, इसमें दो तरह के और भी पोलराइड होते हैं, स्पेशल पोलराइड, उनके बारे में यहां पर कुछ थियरी लिखी गई, एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहे पोलराइड सीट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड, दूसरा भी वर्जन है बनाने का, ऑफ पॉलीविनाइल अल्कोहल व्हेन सच अ सीट इज सब्जेक्टेड टू अ लार्ज स्ट्रेन का मतलब उसे खींच दिया गया ज्यादा। द मॉलिक्यूल्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अलाइंड स्ट्रेन। जैसे मान लो कोई फिल्म है, उसको पकड़ के खींच दिया गया, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एक्सेस होती हैं उसी के अलोंग शिफ्ट हो जाती हैं, ऐसा बोल रहे हैं। व्हेन द सीट इज इम्प्रेग्नेंट विद आयोडीन इन द मटीरियल बिकम्स डाइक्रोटिक। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि यहां पर आयोडीन जैसे ही मिक्स किया जाता है इसके अंदर, तो उसके अंदर डाइक्रोइज्म का प्रॉपर्टी आ जाती है, और उसी प्रॉपर्टी की वजह से ये दो रे में से एक रे को कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेते हैं, दूसरी रे को बाहर जाने देते हैं। इसी की वजह से इसमें भी पोलराइजेशन देखने को मिलता है। इस तरह के जो सीट होती है पोलराइजर की, उसको एच पोलराइड बोला जाता है। एच पोलराइड से याद रख सकते हो हाईली स्ट्रेन्ड पोलराइज्ड। ठीक है, अगला है if the stress sheet of polyvinyl chloride is heated in presence of agent such as dehydrating agent such as H2O, it becomes strongly dichroic as well as very stable। ये जो बनती है, जैसे इसको क्या करते हैं, सबसे पहले पॉलीविनाइल क्लोराइड को हीट किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद में प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसको डिहाइड्रेट करवा दिया, हीट कर दिया, बिकम्स स्ट्रांगली डाइक्रोटिक। इसके अंदर भी डाइक्रोइज्म का प्रॉपर्टी आ जाती है, एज वेल एज वेरी स्टेबल, और ये काफी स्टेबल भी होते हैं। इन सच अ पोलराइड, या कह सकते हो सच अ पोलराइड सीट इज कॉल्ड के पोलराइड। तो इनको के पोलराइड नाम दिया जाता है और इनको एच पोलराइड नाम दिया जाता है। ठीक है, इससे याद रख सकते हो, बाकी जस्ट इंफॉर्मेशन है, इसे याद रखना है। तो ये हो गया पोलराइड, और ये हो गए पोलराइड के दो टाइप, एच पोलराइड और के पोलराइड। अब आगे है डिटेक्शन ऑफ लाइट। डिटेक्शन ऑफ लाइट करने के लिए भी हम पोलराइड का यूज करते हैं, जिसको हम पोलराइजर मतलब एनालाइजर बोलते हैं। यहां पर क्या लिखा था, पॉलीविनाइल अल्कोहल। ठीक है, वो पॉलीविनाइल अल्कोहल है, यहां पर भी पॉलीविनाइल अल्कोहल ही है, अल्कोहल। ठीक है, पॉलीविनाइल अल्कोहल है। ठीक, एच टाइप और ये के टाइप हो गए। यूज कैसे किया जा सकता है डिटेक्शन के लिए, वो देखते हैं। सबसे पहला है ए फॉर रोटेटिंग द पोलराइड थ्रू वन कंप्लीट रोटेशन। मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास ट्रांसमिशन एक्सेस दे रखी है, यहां पर अनपोलराइज्ड लाइट है ये, ठीक है, यहां पर एक पोलराइड लगा दिया गया, इसकी ट्रांसमिशन एक्सेस इस तरह की है। ठीक है, ये है ट्रांसमिशन एक्सेस इसकी। तो अगर ये ट्रांसमिशन एक्सेस होगी तो ये वाले वाइब्रेशंस आर पार निकल जाते हैं, यही तो है ना, हाँ, ये वाइब्रेशंस आर पार निकल जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है पहले से, और यहां पर पोलराइजर लगाया जाए, जिसको हम एनालाइजर बोलने वाले हैं, तो अगर यहां पर इसे लगाओगे तो यहां से जो इसे डिटेक्ट करेगा, ये एक बार में इस तरह से इंटेंसिटी को आर पार जाने देगा। ठीक है, ये मान लो नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, एंड नाम है ये, और इसको दोबारा से अगर ऐसे लगाया जाए इसी तरह से, इस 2 एंड को यहां कर दें, 1 एंड को यहां कर दें, तो भी जो इससे लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी वही होगी, होगा ना, मतलब 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर ऐसा होगा। लेकिन बट अगर इस तरह से इसे रखा जाए और इसकी पोलराइजिंग एक्सेस ऐसे बना दी जाए, ट्रांसमिशन एक्सेस इस तरह से बना दी जाए, तो अगर यहां से इंटेंसिटी चल रही है तो यहां पर 0 इंटेंसिटी मिलेगी, तो इन अ कंप्लीट साइकिल एक मतलब 2 बार 0 और 2 बार मैक्सिमम अगर मिलती है तो हम उसे बोलेंगे यहां पर पोलराइज्ड लाइट है, वो कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट है या लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है। लेकिन देखो क्या है, पहला है एफ ऑन रोटेटिंग द पोलराइड थ्रू वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन दिया जाए, इंटेंसिटी पर कोई चेंज ना हो। जैसे यहां पर देखो, इंटेंसिटी अगर इधर आई नॉट है तो इधर की इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 रहेगी, हमेशा रहेगी, ये डिपेंड नहीं करता कि इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस कैसी है।
तो इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब वो अनपोलराइज लाइट है। ए पॉइंट की बात बोल रहे हैं। If the intensity of emergent light shows alternate rise and fall and becomes twice maximum and twice zero in one complete rotation of the polaroid, then the given light is plane polarized light, plane polarized light, plane polarized light और linearly polarized light, जैसे यहां पर हो रहा है। ठीक है, तीसरा केस आता है, तीसरा केस होता है पार्शियली पोलराइज लाइट। तो पार्शियली पोलराइज लाइट में क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास कोई ऐसी लाइट है, ये इस तरह की लाइट है, इसमें कुछ डॉट्स भी हैं ऐसे, ये ऐसे, और लगा दिया यहां पोलराइजर। ठीक है, लगा दिया पोलराइजर, और ये है इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस है। तो क्या होगा, इसके वाइब्रेशंस तो ये जाने देगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जब इसको रोटेट कराना शुरू करोगे ना, तो रोटेट कराओगे जब 90 डिग्री पर आ जाएंगे तो ये वाइब्रेशंस को तो रोक देगा, लेकिन डॉट जो होंगे वो आगे चले जाएंगे। तो वही लिखा है, द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट बिकम्स ट्वाइस मैक्सिमम एंड ट्वाइस मिनिमम एंड नॉट जीरो इन वन कंप्लीट साइकिल। लेकिन जीरो ना हो, क्यों? क्योंकि जब ये वाले वाइब्रेशंस जाना बंद कर देंगे तो डॉट वाले वाइब्रेशंस आर पार चले जाएंगे, तो इधर इंटेंसिटी जीरो नहीं मिलेगी। अगर ऐसा केस है तो उसको बोला जाता है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। याद रहेगा, तो इस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर यूजेस लिखे हैं, बोर्ड में यूजेस पूछे जाते हैं, वैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव, कहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यूज करने के लिए देखो क्या लिखा है, इन सन ग्लासेस एंड कैमरा फिल्टर्स, sunglasses and camera filters are made of polarizing sheets to reduce glare of light produced by reflection from shiny surface such as water surface। जैसे मान लीजिए कहीं वाटरफॉल है, आप वहां पर फोटो ले रहे हैं, तो अगर आप सिंपल कैमरे से फोटो लेंगे तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन हुआ होगा वाटर सरफेस के साथ, उसकी भी रेज आकर के कैमरे में जाएंगी और वहां से जो इमेज की क्वालिटी होती वो कम हो जाती। लेकिन अगर पोलराइड से बना कैमरा हम वहां यूज करते हैं, इन दैट केस जो वहां पर क्लियरिटी बनती है वो काफी अच्छी बनती है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से जो वाइब्रेशंस आ रहे होंगे कैमरे की तरफ, पोलराइड से बना कैमरा उसे कैंसिल कर देता है और एक क्लियर पिक्चर नजर आती है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है इन विंड स्क्रीन्स, द विंड स्क्रीन्स एंड कार हेडलाइट्स ऑफ मोटर बाइक आर फिटेड पोलरॉइड फिल्म विद देयर एक्सिस इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। एक की 45 डिग्री और सामने वाला आ रहा उसकी भी 45 डिग्री, तो सोचो दोनों कितने पर हो गई, 90 पर। तो 90 पर अगर हो जाएंगी तो इधर से वाइब्रेशंस जा रहे हैं, उधर से वाइब्रेशंस जा रहे हैं, एक दोनों को कैंसिल कर देंगे, यही तो होगा। तो यही लिखा गया है, द विंड स्क्रीन एंड कार हेडलाइट्स ऑफ मोटर कार is fitted with polaroid film with their axis inclined at 45 degree to the horizontal से 45 डिग्री पर रहती हैं। When two cars approaches each other, जब दोनों कार एक दूसरे की तरफ अप्रोच करती हैं अपोजिट डायरेक्शन से, तो ट्रांसमिशन प्लेन ऑफ देयर विंड स्क्रीन्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाती हैं। सो द ग्लेयर ऑफ देयर हेडलाइट्स इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड, तो उनका ग्लो जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और जो भी ड्राइवर होता है वो केवल अपनी हेडलाइट की रोशनी को देख पाता है। ठीक है, ये हो गया। अगला यूज कहां कर सकते हैं, विंडो पेन्स ऑफ एरोप्लेन्स। क्या होता है, पोलराइड आर यूज्ड इन विंडो पेन्स ऑफ ट्रेन। ठीक है, स्पेशली ऑफ एन एरोप्लेन, द हेल्प to control the light entering through the windows. One of the polaroid is fixed while the other polaroid is rotated to control the amount of white light. सिंपल है ना, जैसे मान लो कि व्हाइट इधर से लाइट, दो पोलराइड है हमारे पास, कुछ इस तरह की पोलराइड है, ये पोलराइड है, ये दूसरा पोलराइड है, सामने हमारे कोई सोर्स है जो कि पूरी तरह से नेचुरल सोर्स होगा, तो अनपोलराइज्ड लाइट भेजेगा, तो वहां से अनपोलराइज्ड लाइट जो आएगी, यहां से जब लाइट इधर बाहर निकलेगी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, और इस पोलराइड को हम घुमा घुमा करके इंटेंसिटी की वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं। और इंटेंसिटी की वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं, इसका मतलब इंटेंसिटी हमारे अकॉर्डिंग चेंज होगी, हम रोटेट करा के इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है, 3D मूवीज में क्या होता है, 3D मूवीज जो बनाई जाती हैं उनको देखने के लिए क्या किया जाता है, पोलराइड का बना चश्मा दिया जाता है पहनने के लिए। दोनों की जो एक्सेस होती, ट्रांसमिशन एक्सेस होती है, वो देखने के लिए डिफरेंट एंगल्स दिए जाते हैं, मतलब दोनों के एंगल डिफरेंट होते हैं। तो अगर मान लो हमारे सामने कोई मूवी चल रही होती, तो एक आंख से हम जो पिक्चर देखते हैं या चश्मे के एक भाग से जो हम पिक्चर देखते हैं, दूसरे से जो देखते हैं वो उससे थोड़ा डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हमें 3D व्यू दिखता है। तो यहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना, यहां से बोर्ड में पूछा जाता है, लिखने के लिए आता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, दैट इज डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट। साउंड में तो पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए यहां पर कोई गाड़ी है, सामने की तरफ जा रही है, फिर ऐसे देखो
यहां मान लेते हैं कोई गाड़ी है, या फिर ऐसे बनाते हैं ना, मान लो ये कोई गाड़ी है, इधर की तरफ जा रही है, हॉर्न बजा रही है, हॉर्न बजा रही, यहां पर मान लो ऑब्जर्वर, एज ऑब्जर्वर आप खड़े हो यहां कहीं पर, ठीक है। तो अगर ये इधर चलती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f0 होती है तो ये f0 से ज्यादा सुनता है, ठीक है। लेकिन अगर यही ऑब्जर्वर दूर चला जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी f0 से कम इसे सुनाई देती है। तो जो ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी का जो चेंज आता है, इसी को बोला जाता है डॉपलर इफेक्ट। तो लाइट में कैसे काम करता है, तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखा है, पढ़ो। लिखा है व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर। यहां पर दो ही चीज होंगे, एक तो सोर्स होगा, एक ऑब्जर्वर होगा यहां पर, और मीडियम नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी में अगर बात करेंगे तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं सोर्स के लिए, या सोर्स के लिए रख करके बात कर सकते हैं ऑब्जर्वर के लिए, दो ही होंगे यहां पर। तो वहां की तरह चार इक्वेशन नहीं बनने वाली। यहां लाइट रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर इज डिफरेंट, क्या कह रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी एक्चुअली एमिटेड बाय द सोर्स। जो भी सोर्स लाइट की इंटेंसिटी होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी वो ऑब्जर्वर नहीं देखेगा या नहीं देख पाएगा। द फिनोमेनन ऑफ अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में जो अपरेंट चेंज आता है इसी को बोला जाता है डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट, लाइट के लिए डॉपलर इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि डॉपलर इफेक्ट को कभी कभी बोला जाता है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। तो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, तो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का मतलब होता है यहां पर जो चीजें चलेंगी वो हो सकता है लाइट की स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से चलने लगे। जैसे साउंड में क्या होता है, साउंड में अगर कोई ऑब्जर्वर चल रहा होता है या सोर्स चल रहा होता है तो सोर्स की स्पीड वैसे 50-60 किलोमीटर पर आवर होती है, 60-70 किलोमीटर पर आवर होती है, ऐसा होता है। लेकिन अगर यहां की स्पीड की बात करें तो यहां की स्पीड c के कंपेरेबल हो सकती है। जैसे 10⁸ मीटर पर सेकंड से कोई चल रहा है, या फिर मान लो जैसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है तो 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड से कोई चल रहा है, तो इस तरह से कंपेरेबल हो सकती हैं। तो अगर कंपेरेबल होंगी तो यहां पर डॉपलर इफेक्ट जो आएगा उसमें रिलेटिविस्टिक भी इन्वॉल्व होगी। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन भी यहां पर काम करेंगी। तो आओ देखते हैं क्या होता है। और ये जो पूरा कुछ सब कुछ चलता है वो यहां टाइम डायलेशन की वजह से चलता है। और टाइम डायलेशन क्या होता है, तो जैसे मान लो कि यहां पर हमारे पास एक फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम है और एक सामने एक दूसरा फ्रेम दिया गया है, ये फ्रेम दिया गया है, तो इसको हम मान लेते हैं एस और ये एस डैश फ्रेम दिया गया है, ठीक है। दो फ्रेम है हमारे पास, यहां पर मान लेते हैं टाइम पढ़ा जाता है t0 और यहां पर टाइम पढ़ा जाता है t, और ये फ्रेम v स्पीड से चल रहा है। ध्यान से सुनना, ये S है, ये S डैश फ्रेम है, यहां पर कोई टाइम हो रहा है उसको हम t0 लिख रहे हैं, वहां पर जो टाइम पढ़ा जाता है वो t लिखा जाता है। तो t इज इक्वल टू लिखा जाता है t0 डिवाइडेड बाय में 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, इसी को बोला जाता है टाइम डायलेशन। याद रहेगा, आगे जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ाया जाता है इसे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए याद रख सकते हैं कि अगर मान लो कोई फ्रेम रेस्ट पर है और दूसरा फ्रेम इसके रिलेटिव कुछ स्पीड से चल रहा है, लगातार एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसके कुछ ना कुछ हो सकता है इसका एक्सेलरेशन, लेकिन अभी के लिए कांस्टेंट स्पीड है, दोनों को हम इनर्शियल लेकर के चल रहे हैं, तो उस केस में टाइम डायलेशन की वैल्यू लिखी जाती है t इज इक्वल टू t0 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। मास के लिए फार्मूला पढ़ा होगा, रिलेटिविस्टिक मास m इज इक्वल टू होता है रेस्ट मास डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। याद होगा, ठीक है। अगर ऐसी सारी चीजें याद हैं तो आओ इनको डिस्कस कर लेते हैं एक करके। यहां पर मान लीजिए कि ये कोई सोर्स है, ये कोई सोर्स है और यहां कहीं पर कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, ठीक है, बढ़िया। मान लीजिए इसमें दो केस बन सकते हैं, यहां पर हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, केस फर्स्ट। पहला केस क्या है, पहला केस है सोर्स इज मूविंग, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। तो मान लीजिए कि किसी टाइम पर इसने कोई फ्रीक्वेंसी निकाली, मतलब कोई वेव निकाली, मान लेते हैं वो वेव यहां पर पहुंच गई, ठीक है। यहां पर पहुंचने में मान लेते हैं उसे t0 का टाइम लगा,
ठीक है, या मान लो यहां पर पहुंच गए, अभी दूसरी वेव जो है निकालने वाला है, यहां पर है सोर्स, दूसरी वेव जो है निकालने वाला है, मान लेते हैं इसने अभी दूसरी वेव जस्ट निकाली ही है और दूसरा कुछ डिस्टेंस पर पहुंच गया, तो यहां पर जस्ट निकाली ही और यहां पर पहुंच गया, इसका मतलब दो मैक्सिमा है और दो मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो यहां पर जो सोर्स है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी f है और सोर्स यहां पर मूव कर रहा है, मूविंग है, सोर्स इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो सोर्स मूव कर रहा है स्पीड v के साथ, इधर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये यहां पर ऐसा हुआ, पहले एक काम करते हैं, रेस्ट की बात कर लेते हैं, पहले सोर्स रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, ठीक। तो दोनों के दोनों अगर रेस्ट पर होंगे तो यहां पर यहां से यहां जाने में टाइम लग रहा, मान लेते हैं t0, c से चलेगा, लाइट है, लाइट तो c से चलती है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती, वो तो होती है लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम, तो यहां पर लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाई में t0, ऐसा लिख पाएंगे। देखो डिस्टेंस, या फिर ऐसे लिख दो, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम, t0 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर इसको लिख सकते हैं यहां से t0, 1 अपॉन t0 क्या होता है, f0 के बराबर होता है, तो लैम्डा नॉट इंटू में f0 हो सकता है, तो f0 की वैल्यू क्या आएगी, c बाई लैम्डा नॉट आ जाएगी। ये आ गया, चला दो इसे अब। तो मान लीजिए कि ये चलने लगा, तो सोर्स अगर मूव करने लगे राइट साइड में स्पीड v के साथ, और यहां कहीं पर ऑब्जर्वर है जो कि अभी भी रेस्ट पर है, ठीक है, रेस्ट पर है, और उसके देखो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी है, ये रिलेटिव स्पीड, रेस्ट पर अगर वो है तब की स्पीड v है, ध्यान रखना इस बात का। यहां पर रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, तो मान लेते इसने कोई वेव निकाली, वो यहां पर पहुंच गई और यहां से यहां जाने में इसने t टाइम लिया, तो अगर थोड़ी देर बाद ये दूसरी वेव निकालेगा तो वो वेव यहां पर, सोर्स अब यहां कहीं पर पहुंच जाएगा, तो s डैश पर पहुंच जाएगा और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, v इंटू में t आ जाएगी, और यहां पर t टाइम लग रहा है, तो यहां पर कितनी स्पीड आएगी, तो इसे लिख सकते हैं c इंटू में t। फिर से सुनो, यहां से यहां जाने में टाइम लग रहा है t, तो ये ct टाइम ट्रेवल करके यहां पर वेव फ्रंट पहुंचा होगा, यहां पर v स्पीड से खुद चल रहा, तो उसकी वजह से ये वेव फ्रंट जैसे निकला होगा, तो जो निकलने वाला वेव फ्रंट होगा वो यहां पर पहुंचेगा। अब यहां से देखना ध्यान से, अगर हम अब लिखें तो ये लिख सकते हैं ct माइनस vt इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में लिख सकते हैं वेवलेंथ, यहां पर हो जाएगी लैम्डा एपरेंट, क्योंकि जो वेवलेंथ पहले निकल के आ रही थी वो वेवलेंथ अब निकल के नहीं आएगी, क्योंकि वो वैल्यू देखो बदल गई t की। तो यहां से लिख सकते हैं c माइनस v इंटू में t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो t की वैल्यू भी बताइए, रिलेटिव स्टिक लगेगी, तो यहां पर t इज इक्वल टू t0 डिवाइडेड बाई में 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई में c स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको पढ़ाया जाएगा ग्रेजुएशन में जब जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रख सकते हैं। यहां पर t की वैल्यू क्या है, तो इसे लिख सकते हैं t0, एक मिनट, t0 डिवाइडेड बाई में 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई में c स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू में लैम्डा अपरेंट क्या होगा, तो लैम्डा अपरेंट कैसे निकाल सकते हैं, c अपॉन f अपरेंट ना, देखो नॉट नॉट लगे हैं तो नॉट नॉट है, तो यहां पर अगर हम लिखें लैम्डा अपरेंट की वैल्यू, तो वो लिखी जा सकती है c अपॉन f अपरेंट, लिखा जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब सॉल्व कर दो इसे, इसको यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये लिखा जाएगा c माइनस v इंटू में देख के बताना, यहां पर हो जाएगा t0 इंटू में c स्क्वायर रूट में ऊपर जाएगा तो c हो जाएगा डिवाइडेड बाई में, यहां लिख सकते हैं c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू में यहां आएगा c अपॉन f अपरेंट। c से देखो दोनों साइड c कैंसिल हो जाएगा, और f नॉट क्या है, c बाई लैम्डा नॉट, तो c बाई लैम्डा नॉट यहां पर हमारे पास ये लैम्डा अपरेंट था, तो इसे सॉल्व करते हैं पहले, तो ये बन जाएगा c माइनस v इंटू में यहां बन जाएगा t, ठीक है, और डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, या ऐसे लिख लो ना, f अपरेंट निकाल लेते हैं, f अपरेंट यहां लिखो सबस्क्रिप्ट में, जो सुनाई दे मतलब जो दिखाई देगा, f अपरेंट जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी उसको लिख सकते हैं, ये इधर गया तो इधर चला जाएगा, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई में c माइनस v इंटू में t नॉट बनेगा।
एक बात देख के बताओ, 1/T0 ही तो देखो वहां पर लिखा है F0, तो यहां से हो जाएगा F apparent इज इक्वल टू में यहां बनेगा F0, और इस वाले को थोड़ा ठीक करके लिखो तो लिख सकते हैं C माइनस वी, और यहां पर लिख सकते हैं C प्लस वी, और ये बन जाएगा इसका स्क्वायर रूट, और डिवाइडेड बाई में यहां क्या लिखा है C माइनस वी। तो एक बात देख के बताओ, C माइनस वी कैंसिल कराएंगे तो नीचे वाले पर रूट लग जाएगा, तो F apparent क्या निकल के आएगा, तो F apparent होगा F0, यहां पर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ओवर, यहां पर लिखोगे C प्लस वी डिवाइडेड बाय में C माइनस वी। इस तरह से हम फार्मूला निकाल सकते हैं F apparent का। इजी है, फार्मूला इजी है, रिजल्ट याद रख सकते हैं। मेन में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके लिए ये फार्मूला लगाना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी अप्रोक्सीमेशन तो चलेगा, तो उसके लिए निकाल सकते हैं वैल्यू। तो यहां से पता लग गया कि F apparent इज इक्वल टू में लिखा जा सकता है F0 C प्लस वी डिवाइडेड बाय में यहां पर C माइनस वी। अब एक बात देख के बताना ध्यान से, सबसे पहले यहां पर होता है विबग्योर, ये होता है ना, तो इधर से इधर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होती है ना, हाँ बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी कम होती है और लैम्डा बढ़ता है ऑफ कोर्स, तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है इधर शिफ्ट हो जाना, फ्रीक्वेंसी इधर से इधर जाने पर कम होती है और इधर से इधर जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो यहां पर क्या हो रहा है देखो ध्यान से, इधर से इधर जाए, एक मिनट, लैम्डा बढ़ता है, हाँ ठीक तो है, लैम्डा बढ़ता है, इसका मतलब है यहां पर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, यहां पर फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, लैम्डा बढ़ गया, इसका मतलब हम राइट साइड में चले गए, इस स्पेक्ट्रम के राइट साइड में जाते हैं तो इसे रेड शिफ्ट बोला जाता है। अभी शिफ्ट देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए F apparent की वैल्यू याद रख सकते हैं जब एक दूसरे के करीब ही आ रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव स्पीड है यहां पर। इसको अब थोड़ा और ठीक कर लेते हैं, F apparent इज इक्वल टू में F0, यहां लिखा गया है स्क्वायर रूट ओवर, एक बार दोबारा से देख लो, F C प्लस वी डिवाइडेड बाई में C माइनस वी। एक बात ध्यान रखना, इसको याद कैसे रखा जा सकता है, तो याद ऐसे रख सकते हैं, पास में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा जाएगा प्लस में, और अगर दूर जा रहे होंगे इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा तो C माइनस वी लिखा जाएगा। अभी देखो दूसरा आएगा क्या, इसको अगर ठीक करें तो यहां से लैम्डा क्या बन जाएगा, एक काम करो लैम्डा के टर्म में इसे बदल लो, तो लैम्डा क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा लिखा जा सकता है C बाई एफ, तो यहां पर लिख सकते हो C बाई लैम्डा एपरेंट इज इक्वल टू में यहां लिख सकते हो C बाई लैम्डा नॉट, ठीक है, और यहां पर वैल्यू बन जाएगी C प्लस वी डिवाइडेड बाई में C माइनस वी। C से C दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो लैम्डा एपरेंट कितना निकल के आएगा, लैम्डा एपरेंट निकल के आएगा C माइनस वी डिवाइडेड बाई में C प्लस वी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इनटू में क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेकर के लिखते हैं, तो देखना ध्यान, फॉर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये निकल के आया है, तो इसको लिख सकते हैं F apparent इज इक्वल टू में F0 स्क्वायर रूट ओवर 1 डिवाइडेड बाई में C से डिवाइड कर दो, तो C से डिवाइड करोगे तो और नीचे भी ले आओ, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस वी बाई सी, और यहां लिख सकते हैं 1 प्लस v बाई सी, और ये बन जाएगा -1, ठीक है, ऐसा बन गया। तो यहां से आ जाएगा F0, इसको क्या लिख सकते हैं देख के बताओ, तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस वी बाई सी, और यहां पर बन जाएगा 1 माइनस वी बाई सी, माइनस ले सकते हैं, पढ़ा होगा, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n होगा इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, अगर x की वैल्यू मॉड में बहुत छोटी हो एक से, तब ऐसा लिख सकते हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ा होगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से F apparent, एक मिनट, F apparent जो निकल के आएगा वो बनेगा F0, और ये 2 बार लिखा है तो इसे रूट से बाहर ले सकते हैं, F0 सामने है ही, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई में 1 माइनस वी बाई सी बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, F0 यहां लिख सकते हैं C डिवाइडेड बाई में C माइनस वी, ये होगा लैम्डा एपरेंट, ये आ जाएगा लैम्डा एपरेंट, और लैम्डा एपरेंट ये निकल के आ गया, तो मतलब F एपरेंट, तो लैम्डा निकाल सकते हो, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी C बाई एफ, तो यहां लिख सकते हैं C बाई F एपरेंट, F एपरेंट क्यों, लैम्डा एपरेंट,
लैम्डा अपरेंट। देखो f की वैल्यू क्या आएगी यहां से, f की वैल्यू c बाई लैम्डा ही तो है, तो यहां पर हो जाएगा c बाई लैम्डा नॉट, इसे लिख सकते हैं c अपान c माइनस वी। c दोनों साइड कैंसिल करवा दो तो लैम्डा अपरेंट क्या मिलेगा यहां से, तो लैम्डा अपरेंट की वैल्यू इधर चली जाएगी, तो इधर इस c से c कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो c माइनस वी डिवाइडेड बाई में c इंटू में लैम्डा नॉट आ जाएगा। चेंज इन लैम्डा निकालना हो, चेंज इन लैम्डा निकालना हो तो क्या निकालोगे, h अपरेंट लिखा है, मान लो इसमें से h नॉट माइनस कर दिया, लैम्डा नॉट माइनस कर दिया, तो ये बन जाएगा c माइनस वी डिवाइडेड बाई में c, ठीक है, और माइनस में क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और यहां पर लैम्डा नॉट कॉमन चला जाएगा। सॉल्व करो तो c उधर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वी लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई में ये c बन जाएगा। ये माइनस साइन क्या बताता है, ये घट गई है और कुछ नहीं बता रहा, लैम्डा नॉट। तो अगर कोई पूछता है चेंज सिर्फ लिखो बस, तो डेल्टा लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है लैम्डा नॉट v बाई सी। चेंज दोनों जगह का एक जैसा आएगा। अभी देख लेते हैं दूसरा वाला केस भी। तो पहला केस आई थिंक समझ में आया होगा, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चलता है, वैसे एज सच हमें ये फार्मूले याद रखने चाहिए, अप्रोक्सीमेशन से 90% क्वेश्चन बन जाएंगे, बाकी ये फार्मूले हमें याद हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये क्या हुआ, ये जब हम एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, सोर्स जा रहा था ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सोर्स चल रहा था, यहां पर v रिलेटिव है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। केस दूसरा क्या हो सकता है, देखो केस सेकंड, केस सेकंड में क्या लिखोगे, तो केस सेकंड में बताओगे यहां पर वैल्यू प्लस में हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। यहां है अपने पास सोर्स, यहां है कोई ऑब्जर्वर O है, यहां से कोई वेव फ्रंट निकला, वो यहां पर पहुंच गया, t नॉट टाइम लगा, ठीक है। तो यहां से यहां जाने में टाइम लगा t नॉट, तो 1 बाई टी नॉट की वैल्यू ही तो f नॉट होती है, ठीक है। अब यहां से दूसरा वाला वेव फ्रंट जस्ट निकला ही है, जस्ट निकला है दूसरा वेव फ्रंट, तो इनके बीच का गैप लिखना है हमें, तो क्या लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट आएगा, ये इस समय पर रेस्ट पर है, ये भी क्या है, रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, तो लिखवाओ इसे। क्या लिख सकते हैं, यहां से स्पीड, तो इसे लिख सकते हैं c इज इक्वल टू में, यहां पर चली गई डिस्टेंस लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई में यहां पर आ जाएगा t, लिख सकते हैं ना इसे, हाँ इसे t लिख सकते हैं, t नॉट, तो इसे लिख सकते हैं f नॉट इंटू में लैम्डा नॉट, पहले जैसा ही सब आएगा। लेकिन अगर मान लो हम इसको चला दें दूर की तरफ, इस बार चलाएंगे, तो पहले सोर्स यहां कहीं पर था, ऑब्जर्वर हमारे पास यहां कहीं पर था, इसने कोई वेव बनाई, उसका वेव फ्रंट यहां पर आया टी टाइम में, और इसको हमने चला दिया इधर की तरफ, तो इसकी जो नई वेव बनेगी वो यहां कहीं पर बनेगी, और ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, तो v इंटू में t बनेगी। आप बताओ क्या होगा, तो यहां से लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस, अब इनके बीच का गैप यहां से यहां पर बनेगा, तो vt, ठीक है, प्लस t इज इक्वल टू में क्या यहां से लिखा जा सकता है, लैम्डा अपरेंट लिखा जाएगा। यहां पर देखो सेम वही किया था, यहां पर हमने क्या किया था, माइनस किया था, क्योंकि उसके बीच का गैप लिखना था, यहां हमें ऐड करना पड़ेगा। रीजन क्या है, तो रीजन इसके पीछे ये है कि यहां पर जो ये नया वाला वेव फ्रंट बनेगा, सोर्स अब यहां कहीं पर आ गया एस डैश, तो उनके बीच का सेपरेशन बढ़ गया, दोनों के मिनिमा मैक्सिमा है, उनके बीच की वेवलेंथ हो गई है, तो यहां से टी को अगर कॉमन ले लें तो बन जाएगा v प्लस, यहां पर एक मिनट ct होगा ना ये, तो c और t होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं vt प्लस ct इज इक्वल टू लैम्डा अपरेंट, तो यहां से बन जाएगा v, बोलो, तो v प्लस c कॉमन ले लो, t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू अगेन वही आएगी, t नॉट डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू में लैम्डा अपरेंट हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है और रिजल्ट निकाल लेना क्या निकल के आता है। तो एक काम करते हैं, फिर से c को ऊपर भेज देते हैं और वैल्यू लिखते हैं, तो बन जाएगा v प्लस सी, ठीक है, यहां पर बन जाएगा t नॉट, यहां पर बन जाएगा c डिवाइडेड बाई में से लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर, और यहां पर एक मिनट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा अपरेंट। लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है, c अपॉन एफ अपरेंट, तो इसे लिख सकते हैं c अपॉन एफ अपरेंट, c से c कैंसिल करवा दो। अब वैल्यू बताओ क्या बन रही है, इधर है पेज, हाँ है, क्या बनेगी वैल्यू,
तो बन जाएगा v प्लस सी इंटू टी नॉट, v प्लस सी इंटू में बन जाएगा टी नॉट डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू में वहां क्या बना 1 अपान एफ अपरेंट, 1 अपान एफ अपरेंट। अब लिखो एफ अपरेंट क्या निकल के आएगा, तो एफ अपरेंट में हम लिखेंगे इधर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं सी प्लस वी और यहां लिख सकते हैं सी माइनस वी, रूट में है तो रूट में लगा दो ऐसे, डिवाइडेड बाई में क्या आएगा, तो यहां पर v प्लस सी या c प्लस वी जो भी लिखना, चलो c प्लस वी लिख लेते हैं, प्लस में तो है ही, और 1 बाई टी नॉट बनेगा तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं 1 बाई टी नॉट को f नॉट के बराबर, ये बन जाएगा f अपरेंट। चलो बढ़िया, तो यहां से f अपरेंट इस बार क्या निकल के आएगा देख के बताओ, तो ये f नॉट तो ठीक है, यहां से देखो एक मिनट दोनों एक जैसे लिखे हैं तो कोई एक प्लस लगा लो, इससे अगर ये कैंसिल होगा तो यहां पर वैल्यू निकल के आ जाएगी c माइनस वी डिवाइडेड बाई में c प्लस वी का स्क्वायर रूट बनेगा, ये f अपरेंट का फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, इजी है, इसको भी अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, तो लिख लेते हैं f अपरेंट इज इक्वल टू में f नॉट और यहां पर आ जाएगा रूट में 1 डिवाइडेड बाई में, यहां लिख सकते हैं 1 प्लस वी बाई सी और यहां पर लिख सकते हैं 1 माइनस वी बाई सी और इसकी पावर -1 बन जाएगी, तो ये बाहर निकल आएंगे, तो इसे लिख सकते हैं एफ नॉट और डिवाइडेड बाई में 1 प्लस वी बाई सी आ जाएगा बाहर, तो इसको लिख सकते हैं एफ नॉट सी डिवाइडेड बाई में सी प्लस वी या वी प्लस सी जो भी लिखना चाहो लिख लो, एफ अपरेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन लेने पर। यहां पर क्या आया था देखो, अप्रोक्सीमेशन लेने पर आया था c अपॉन सी माइनस वी, यहां पर आया है c अपॉन सी प्लस वी, यहां फ्रीक्वेंसी कम हो गई, दूर जाएगा फ्रीक्वेंसी कम होगी, लैम्डा बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें आती हैं, अगर हम यहां से वैल्यू लिखना चाहें f की वैल्यू, तो f इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, c डिवाइडेड बाई में लैम्डा अपरेंट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई में लैम्डा नॉट, यहां पर बन जाएगा ये वैल्यू क्या है, ठीक है, c अपॉन c माइनस वी, ये ऐसा बनेगा c प्लस वी बनेगा, c से c दोनों साइड ये काट दो, तो लैम्डा अपरेंट क्या निकल के आ रहा है, ये बनेगा c प्लस वी डिवाइडेड बाई में c इंटू में लैम्डा नॉट बनेगा। एक काम करो, चेंज इन लैम्डा निकाल लो, डेल्टा लैम्डा अगर पूछे तो क्या बताओगे, तो बताओगे c प्लस वी डिवाइडेड बाई में c माइनस 1, ये बन जाएगा और यहां पर लैम्डा नॉट बनेगा, लैम्डा नॉट माइनस करवा दिया दोनों साइड से, तो ये बन जाएगा v डिवाइडेड बाई में, यहां पर बन जाएगा c इंटू में, ये देखो लैम्डा नॉट बन गया, ये डेल्टा लैम्डा बना। एक बात देखो कॉमन है, यहां पर भी लैम्डा नॉट v बाई सी आया है, यहां पर भी सेम आया v नॉट लैम्डा बाई सी, वी नॉट लैम्डा नॉट वी बाई सी, दोनों जगह पर चेंज सेम आया है, पर एक तरफ बढ़ रही तो एक तरफ कम हो रही है। जब दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, लैम्डा बढ़ेगा, इसीलिए लैम्डा में देखो यहां पर प्लस लिखा है। याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, बस फार्मूलों से पहले से परिचित हो तो याद रह जाएगा। एक काम और करते हैं, यहां पर दो टर्म आते हैं, उनको भी डिफाइन कर लेते हैं। एक होता है ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट या इसको बोला जाता है वायलेट शिफ्ट, वायलेट शिफ्ट। आखिर ये क्या होता है, तो ये शिफ्ट कब निकल के आएगा, दोनों शिफ्ट एक जैसे हैं, बस लैम्डा की वैल्यू इधर उधर हो रही है। तो ब्लू शिफ्ट का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन, या फिर ऐसे बोल लो, सोर्स इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, और ये बोल सकते हो ऑब्जर्वर इज मूविंग, ऑब्जर्वर इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। अगर ऐसा हो रहा, सोर्स इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, तो ब्लू शिफ्ट कैसे बनता है, तो ब्लू शिफ्ट बनने का मतलब क्या है, ब्लू शिफ्ट बनने का मतलब लैम्डा डिक्रीज कर जाना, डिक्रीज करेगा तभी तो हम ब्लू शिफ्ट की तरफ जाएंगे। तो लैम्डा डिक्रीज कब करता है, लैम्डा डिक्रीज करता है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती कब है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है व्हेन
ऑब्जर्वर या फिर व्हेन सोर्स इज, दोनों चीज लिख सकते हो, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ठीक है, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, या बोल सकते हो ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स सोर्स, क्योंकि रिलेटिव स्पीड थी तो ऐसा लिख सकते हो। तो यहां से अगर डेल्टा लैम्डा निकालोगे शिफ्ट कितना निकल के आएगा, तो डेल्टा लैम्डा आएगा लैम्डा नॉट वी बाई सी, दोनों जगह से शिफ्ट सेम निकल के आता है। लेकिन अगर यही बात की जाए कि लैम्डा, यहां पर हम वायलेट शिफ्ट की बात की, रेड शिफ्ट की बात करते हैं, रेड शिफ्ट कैसे निकल के आता है, तो रेड शिफ्ट में आप इसे याद रखेंगे, रेड शिफ्ट का मतलब है लैम्डा का बढ़ जाना, लैम्डा बढ़ता है तो एफ क्या होता है, कम होता है, एफ कम होने का मतलब है सोर्स इज मूविंग, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यहां पर भी शिफ्ट वही आएगा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा नॉट वी डिवाइडेड बाई में सी, शिफ्ट दोनों जगह से सेम आएगा, उसमें कोई नया इशू नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्यों है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, अप्रोक्सीमेशन वाला अगर हम लगा देते हैं और वैल्यू कंपेरेबल होती है सी के तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब अप्रोक्सीमेशन लेने वाला हो तो अप्रोक्सीमेशन लेना, अप्रोक्सीमेशन लेने वाला नहीं है तो अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना, एज इट इज जो फार्मूले निकल के आए, जैसे एच अप्रेंट, एफ अप्रेंट का फार्मूला आया, यहां पर लैम्डा अप्रेंट और एफ अप्रेंट का जो फार्मूला आया हुआ एज इट इज याद रखना आप लोगों को, ठीक है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थे इसलिए यहां पर कराए हमने, ठीक। अगला है एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, कहां-कहां यूज किया जा सकता है, तो एक बार पढ़ लो फटाफट। लाइट रिसीव्ड फ्रॉम स्टार्स एंड गैलेक्सी शोज अ रेड शिफ्ट विद which indicates, जो गैलेक्सीज होती हैं सबसे जो लाइट निकल के आती है तो वो क्या होती है कि हमें रेड शिफ्ट दिखाई देता है, और रेड शिफ्ट दिखाई देने का मतलब है जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, वो हमसे दूर जा रही चीजें, तो यूनिवर्स एक्सपैंड करता है, ये रेड शिफ्ट से पता चलता है। बाय मेजरिंग डॉपलर शिफ्ट इन ईएम वेव, ईएम वेव में डॉपलर शिफ्ट निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम है ऑटोमोबाइल, किसी ऑटोमोबाइल से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट आ रही हो तो उस ऑटोमोबाइल की स्पीड हम बता सकते हैं, वी की वैल्यू बता सकते हैं। डॉपलर शिफ्ट ऑफ लाइट रिसीव्ड फ्रॉम Saturn rings shows that the rings consist of the number of discontinuous satellites, ऐसा पता चलता है। By measuring Doppler shift in the light received from eastern and western edges of the sun, सन के जो एजेस हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न, उनसे जो लाइट निकल के आती है, रोटेशन ऑफ अर्थ पता चलता है कि 2 किलोमीटर पर सेकेंड से हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट रिलेटेड टू द अर्थ। ये सारी बातें हैं, अगर पूछा जाए तो बता सकते, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी डेरिवेशन ये पूछे जाएंगे तो मेन का टॉपिक है तो मेन में पूछे जाएंगे इसके, ठीक है। इसके बाद यहां पर कोई क्वेश्चन लिखे गए हैं, क्वेश्चन देखो और बताओ क्या कह रहे हैं। स्टार एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ, स्टार है कोई लाइट एमिट कर रहा है 5500 एंगस्ट्रॉम, तो 55 और कह रहे हैं इट अपीयर्स ब्लू टू एन ऑब्जर्वर, तो यहां पर कैसा शिफ्ट है, ब्लू शिफ्ट है। और ब्लू शिफ्ट कब आता है, तो ब्लू शिफ्ट आता है जब लैम्डा की वैल्यू कम होती है, लैम्डा की वैल्यू कम होती है इसका मतलब एफ बढ़ रहा होता है, तो एफ बढ़ता कब है, तो अभी डिस्कस किया, एफ तब बढ़ता है जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ बढ़े, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ बढ़े। पढ़ लो ऑप्शन, कह रहे हैं स्टार इज गोइंग अवे, नहीं, रेड शिफ्ट आना चाहिए, फिर स्टार इज स्टेशनरी, नहीं, सेम होगी फ्रीक्वेंसी, फिर द स्टार इज कमिंग टूवर्ड्स अर्थ, बिल्कुल सही है, नन ऑफ दीज, तो ये गलत हो गया, ठीक है। आगे क्या है, कह रहे हैं स्पेसशिप इज मूविंग विद वेलोसिटी, देखो यहां पर वेलोसिटी दे रखी है, सी के कंपेरेबल वेलोसिटी है, तो यहां पर v इज इक्वल टू दिया गया है 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और c की वैल्यू क्या होती 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इस बार तुम, ठीक है। टूवर्ड्स अ स्टार, एक स्टार की तरफ जा रहा है, दैट एमिट्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस, ये वेवलेंथ इतना एमिट कर रहा है, लैम्डा नॉट 6 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। Calculate the wavelength of radiation as received by the crew in ship, क्या कह रहे हैं, टूवर्ड्स द स्टार जा रहा है, तो पास की तरफ जा रहा है, और पास की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना है, लैम्डा निकालना है, तो पास की तरफ जाने के लिए लैम्डा क्या है, देखो पास की तरफ तो हम इस वाले फार्मूले से गए थे, यहां देखो इस फार्मूले से पास की तरफ जा रहे थे, तो इसके लिए क्या निकल के आया था, लैम्डा, तो लैम्डा अप्रेंट निकल के आया था c माइनस वी, तो क्या लिख सकते हैं c माइनस वी डिवाइडेड बाई में c प्लस वी, और यहां पर हो जाएगा लैम्डा नॉट इज इक्वल टू में लैम्डा अपेरेंट, खत्म, लिख दो।
लैम्डा नॉट कितना है, तो लैम्डा नॉट है 6 इंटू 10⁻11 और यहां पर बन जाएगा c माइनस 3, तो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो 2 इंटू 10⁸ बन जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, तो 4 और ये बन जाएगा 8। ठीक है, सॉल्व कर दें इसे तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी। हाँ ठीक है, और कुछ तो दिया नहीं गया। हाँ ठीक है, चलो देखो यहां पर क्या हो गया, ये वैल्यू निकल के आ गई 8 से, देखो 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, टूवर्ड्स जा रहा, लैम्डा घटेगा, तो यहां से बन जाएगा हाफ, तो इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई में यहां पर आ जाएगा √2। ठीक है, अब ये √2 वैल्यू निकल के आई है तो वैल्यू लिख दो, लैम्डा एपरेंट इज इक्वल टू में आ जाएगा 6 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई में यहां पर आएगा √2 और इसकी वैल्यू क्या बनेगी जरा देख लेते हैं। ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई में 1.414, ये वैल्यू बन जाएगी अप्रोक्सीमेट 4.243 अप्रोक्सीमेट, इनटू में 10 क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। ठीक है, और ये किस में दे रहे हैं, मीटर में 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिसीव्ड बाय द क्रू इन द शिप 4.5 है, तो 4.5 के करीब तो जाएगी वैल्यू। ठीक है, √2 की वैल्यू अगर पूरी रखेंगे तो, और ये पावर 11, इसमें पावर -7 आ रही है, ये है, तो यहां पर वेवलेंथ ऑफ सोर्स की वेवलेंथ 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर दिया गया है। ठीक है, लैम्डा ऐसा है, तो लैम्डा ऐसा होगा तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी -7, इसे सही कर लो, 6 इंटू 10⁻⁻7, यहां पर बन जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई में यहां पर √2 बन जाएगा। सो क्या बनेगा यहाँ -7, यहां पर भी -7 मीटर में आ जाएगी वैल्यू। मतलब क्या है, जो भी दिया गया होगा उसमें ये वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकल आएगा। आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अप्रोक्सीमेशन कब लेना कब नहीं लेना इस चीज का ध्यान रखना। देखो 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया गया, अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा, हमें डायरेक्ट फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। स्टार का क्वेश्चन था, एक्सपैंड कर रहा है यूनिवर्स या फिर नहीं कर रहा है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। यहां पर जो डेरिवेशंस किए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। ठीक है, तो ये था यूजेस ऑफ पोलराइड। यहां पर हम लोगों ने डॉपलर इफेक्ट को कंप्लीट कर लिया। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डिटेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट, डिटेक्शन ऑफ लाइट, पोलराइड क्या होते हैं, और यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया मेलस लॉ के ऊपर। मेलस लॉ क्या होता है इसके बारे में बात कर लिया। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स को कंप्लीट कर दिया थ्योरी के साथ। P/Qs हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे मॉडर्न फिजिक्स की तरफ। तो तब तक के लिए पूरी वेव ऑप्टिक्स की क्लास जो अब तक हुई उनको रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।